नमस्कार। आज हम सलमान रुश्दी के उपन्यास शालीमार द क्लाउन इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं, विश्लेषण हैं और कोशिश ये है कि बिना कहानी के सस्पेंस को खराब किए इसके जो मुख्य विचार हैं, किरदार हैं, उनको समझें। बिल्कुल। ये उपन्यास है ना, निजी जिंदगी की जो दुखद घटनाएं होती हैं और कश्मीर जैसा एक बड़ा राजनीतिक मंच इनको बड़ा उलझाकर दिखाता है, अक्सर बेचैन करने वाला भी है। बिल्कुल। ये असल में एक आप कह सकते हैं बदले की कहानी है। हम्म, लेकिन ये कहानी फैली हुई है एक बहुत बड़े कैनवस पर। हम्म, मतलब कश्मीर की वो जन्नत वाली छवि से लेकर उसके जहन्नुम बनने तक। हाँ, फिर युद्धकालीन यूरोप की कुछ यादें हैं और लॉस एंजलिस की दुनिया भी है। अच्छा, और जो विश्लेषण बार बार दिखाता है ना, वो ये है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते टूटते हैं, हम्म, खासकर प्यार, और कैसे समाज बिखरता है। हम्म, मतलब कश्मीर की वो मिलीजुली संस्कृति कैसे खत्म होती है। हाँ, हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे पे असर डालती हैं। हाँ, ये कनेक्शन तो बहुत जरूरी लगता है इसमें। तो किरदारों से शुरू करें। लगता है 4 मुख्य किरदार हैं ना, जिनकी जिंदगी उलझी हुई है। सही कहा, बिल्कुल। 4 स्तंभ हैं कहानी के। सबसे पहले शालीमार। उसका असली नाम वैसे नोमान शेर नोमान है। अच्छा, शालीमार द क्लाउन। ये क्लाउन थोड़ा अजीब है ना? हाँ, विरोधाभासी है, क्योंकि वो पचगाम गांव का एक कमाल का रस्सी पर चलने वाला कलाकार है। मतलब एक तरह का लोकनायक। हम्म, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां प्यार में धोखा और फिर अपने समुदाय पर जो जुल्म होता है, उसके बाद वो कट्टरता और हत्या के रास्ते पर चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है जैसा स्रोत बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका किरदार यही दिखाता है कि कैसे जो निजी बेइज्जती महसूस होती है या जो पूरे समुदाय को चोट लगती है, वो कैसे राजनीतिक कट्टरता बन जाती है। अच्छा, विश्लेषण यही कहता है कि रुश्दी कोई एक आसान वजह नहीं देते, जैसे सिर्फ गरीबी या सिर्फ धर्म, नहीं, बल्कि कई चीजों का मिश्रण है। उसे अपना धोखा मिला, कश्मीर में पंडितों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा, धार्मिक कट्टरपंथ फैला, फिर बाहर से ट्रेनिंग मिली। ये सब मिलकर उसे बदलते हैं। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया है। और दूसरी पात्र बुन्नी कौल, वो एक डांसर है। हाँ, बुन्नी कौल, पशगांव की मशहूर नर्तकी। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके जो फैसले हैं, वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं दुखद घटनाओं की तरफ। पर उसे विलन या सिर्फ विक्टिम की तरह नहीं देखा गया है ना? हाँ, ये जरूरी बात है। उसे एक ऐसी औरत की तरह दिखाया गया है जो अपने छोटे से गांव से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहती है। उसमें हुनर है, आकर्षण है, लेकिन हाँ, थोड़ी स्वार्थी भी है। वो पूरी तरह अच्छी या बुरी नहीं है, एक जटिल इंसान है जो बेहतर जिंदगी के लिए कुछ चुनाव करती है। बिल्कुल। और उसकी कीमत उसे और दूसरों को चुकानी पड़ती है। उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे आपकी पर्सनल इच्छाएं बड़े राजनीतिक तूफानों में फंस जाती हैं। फिर है मैक्स ओफल्स। वो यूरोप से आए यहूदी हैं जो नाजी दौर से बचकर अमेरिका पहुंचते हैं और वहां डिप्लोमेट बनते हैं, शायद जासूस भी। जी। वो जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाली पश्चिमी दुनिया के प्रतीक लगते हैं। उसका चार्म, पावर, लेकिन नैतिक समझौते भी। बिल्कुल। मैक्स ओफल्स वही पश्चिम का विरोधाभास दिखाता है जिसने बहुत से देशों को खींचा भी और नुकसान भी पहुंचाया। वो समझदार है, कामयाब है, आकर्षक है, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे कुछ समझौते हैं, कुछ छुपी हुई हिंसा भी है। वो उस बाहरी दुनिया का चेहरा है जिसने बुनी को खींचा और जो बाद में शालीमार के गुस्से का निशाना बनता है। उसका अतीत, उसका वर्तमान, दोनों कहानी के लिए जरूरी हैं। और इस चौकड़ी की चौथी कड़ी, इंडिया, जिसका पूरा नाम कश्मीरा ओफुल्स है, मैक्स की बेटी, कैलिफोर्निया में पली बड़ी, हाँ, इंडिया। जिसे अपने पिता की हत्या के बाद उस अतीत का सामना करना पड़ता है जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। कश्मीर का अतीत। इंडिया एक तरह से उपन्यास की देरी से जागी हुई जमीर है। अच्छा, वो पश्चिम में पली है, लेकिन खून में कश्मीर है। उसे ना चाहते हुए भी इतिहास का ये बोझ उठाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। वो जैसे वर्तमान और अतीत, पश्चिम और पूरब, इन सब के बीच एक पुल का काम करती है। पाठक भी उसके साथ ही कहानी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। और इन चारों के रिश्ते कभी कभी लगते हैं बड़े नाटकीय हैं। हाँ, लग सकते हैं, लेकिन विश्लेषण कहता है कि रुश्दी उनकी जो वजहें हैं उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर विश्वसनीय बनाते हैं। तो ये किरदार जिन बड़े सवालों से जूझते हैं वो क्या हैं? किरदारों से आगे बढ़कर देखें तो उपन्यास कौन से मुख्य विषय उठाता है? हाँ, यहाँ ये सच में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कई गहरे विषय हैं। एक तो है स्वर्ग का खो जाना। स्वर्ग का खो जाना। हाँ,
मतलब कश्मीर के पचका गांव का जो वर्णन है शुरू में, वो एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां अलग अलग समुदाय, मुस्लिम, पंडित, अपनी भिन्नताओं के बावजूद साथ रहते थे। हाँ, जहां लोक कलाएं थीं, संगीत था, नृत्य था। विश्लेषण मानता है कि ये चित्रण बहुत शक्तिशाली है, ताकि जब वो टूटता है तो दुख ज्यादा होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक तनाव, फिर उग्रवाद, फिर राज्य की सख्ती, इसने उस नाजुक सामाजिक ताने बाने को कैसे बिखेर दिया। और शालीमार के बारे में हमने अपमान और हिंसा के कनेक्शन की बात की थी। विश्लेषण उसे और कैसे देखता है? हाँ, ये तो बहुत सेंट्रल थीम है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रुश्दी दिखाते हैं कि अपमान सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, खासकर जब संस्थाएं लोगों की नहीं सुनती। शालीमार की बेइज्जती सिर्फ बुन्नी के धोखे से नहीं हुई, उसे ये भी लगा कि उसका समुदाय उजड़ रहा है, उसकी पहचान खो रही है। अच्छा। उपन्यास यही दिखाता है कि जब लोगों को लगता है कि नाइंसाफी हुई है और सुनवाई कहीं नहीं है, तो ये अपमान कट्टर विचारधाराओं के लिए एक जमीन तैयार कर देता है। और बाहरी ताकतें इसे हवा देती हैं? बिल्कुल, हवा देती हैं, उसे ऑर्गेनाइज करती हैं और हिंसा की तरफ धकेलती हैं। ये किसी एक कारण से नहीं होता, कई सारी विफलताओं का नतीजा है। ये उपन्यास दिखाता है कि जिंदगी ही एक तरह का मंच है। शालीमार रस्सी पर चलकर गांव के लिए परफॉर्म करता है। हाँ। मैक्स सोफुल्स एक डिप्लोमैट है, वो देशों के मंच पर परफॉर्म करता है। आतंकवादी भी मीडिया के लिए अपनी हिंसा का प्रदर्शन करते हैं। बुन्नी अपने डांस का प्रदर्शन करती है। तो पहचान फिक्स नहीं है? नहीं, पहचान एक भूमिका है, एक पोशाक है जो लोग पहनते हैं। लेकिन कभी कभी वो पोशाक आपकी खाल बन जाती है, और कभी कभी एक जेल जिससे निकलना मुश्किल हो। लोग अपनी इमेज में फंस जाते हैं। जी, अपनी पब्लिक इमेज और भूमिकाओं में। और सीमाएं? उपन्यास में कई तरह की बॉर्डर्स का जिक्र है, कंट्रोल लाइन, वीजा लाइनें। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है उपन्यास कि इन सीमाओं का मतलब क्या है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की एलओसी हो, या वीजा की लाइनें, या प्रॉपर्टी की हदें, या खून के रिश्तों की अनदेखी सीमाएं। हाँ। आज या स्टेट प्यार पर, आर्ट पर, आजादी पर सीमाएं लगाता है तो क्या होता है? जब समुदायों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी होती हैं तो क्या होता है? और ये सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों के दिलों में होती हैं, रिश्तों में दरारें डालती हैं और अक्सर हिंसा को जन्म देती हैं। तो इन सब विषयों और किरदारों को बुनने का रुश्दी का तरीका भी खास है। उनकी स्टाइल, स्ट्रक्चर, कहानी कहीं कैसे गई है, ये जानना दिलचस्प है। हाँ, कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती, मतलब लिनियर नहीं है। नहीं। कहानी टाइम और जगह के बीच कूदती रहती है। हम आज के लॉस एंजलिस में होते हैं, फिर अचानक पुराने कश्मीर पहुंच जाते हैं, फिर कभी युद्ध के समय के स्ट्रासबर्ग में मैक्स के अतीत की झलक मिलती है। विश्लेषण कहता है कि ये जानबूझकर किया गया है। इससे धीरे धीरे किरदारों के इरादे, उनके राज और घटनाओं के बीच के जो जटिल कनेक्शंस हैं वो खुलते हैं। तो पाठक को सब एक साथ नहीं मिलता, बना रहता है। और स्टाइल, क्या ये वैसा ही मैजिकल रियलिज्म है जैसा उनके कुछ और उपन्यासों में है, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन? नहीं, पूरी तरह वैसा नहीं। विश्लेषण इसे जादुई यथार्थवाद से ज्यादा मिथक रंजित यथार्थवाद कहना पसंद करता है। मिथक रंजित यथार्थवाद मतलब कहानी असलियत की जमीन पर है, लेकिन उसमें लोक कथाओं का, मिथकों का रंग घुला हुआ है। किरदारों के नाम जैसे शालीमार, बूनी, कुछ घटनाएं जैसे वो रस्सी पर चलने वाला कमाल का सीन, और कश्मीर का पूरा चित्रण। हाँ। इन सब में एक पोएटिक, एक मिथिकी सी गूंज है। लेकिन ये मिडनाइट चिल्ड्रन जैसा नहीं है, जहां जादू कहानी का हिस्सा होता है। यहाँ यथार्थ ज्यादा भारी है, पर मिथक की छाया है उस पर। और रुश्दी की भाषा, उनका गद्य? विश्लेषण उनके गद्य को बहुत लचीला मानता है, प्रभावशाली। वाक्य कभी छोटे, तेज, नुकीले होते हैं, खासकर जब तनाव या हिंसा का सीन होता है। अच्छा। और दूसरी तरफ जब वो कश्मीर की जिंदगी, प्रकृति या प्यार के बारे में लिखते हैं तो भाषा एकदम अलंकृत, पोएटिक, सेंशुअस हो जाती है। जैसे गांव के सीन में स्वाद, गंध, रंगों का बड़ा जबरदस्त वर्णन है, जबकि गुरिल्ला ट्रेनिंग कैंप या एलए में कत्ल का सीन वो ज्यादा सपाट, ठंडा, रिपोर्ट जैसा लगता है। और ये बदलाव जानबूझकर है? हाँ, विश्लेषण के अनुसार ये जानबूझकर है, ये दिखाने के लिए कि कैसे सुंदरता, इंसानियत, जिंदगी का रंग धीरे धीरे हिंसा, कट्टरता और मशीनी क्रूरता में बदल जाता है। तो इन सब बातों को देखें तो उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतें क्या है? विश्लेषण किन चीजों की खास तारीफ करता है? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत कश्मीर का चित्रण है। हाँ, वो तो है।
स्रोत इस पर सहमत है कि रुश्दी ने कश्मीर के उस खोए हुए वक्त और जगह को, उसकी खूबसूरती, उसकी मुश्किलों, वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी, उनके त्योहार, उनके आपसी रिश्ते बहुत गहराई से और एहसास के साथ उकेरा है। ये किसी बाहरी टूरिस्ट का नजरिया नहीं लगता। जीती जागती दुनिया बनाते हैं। और कहानी का जो नैतिक ढांचा है, जिस तरह वजह और उनके नतीजे दिखाए गए हैं, हाँ, वो भी एक बड़ी बात मानी जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो विश्लेषण ये कहता है कि रुश्दी बहुत ध्यान से दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग चीजें, मतलब सरकार की नीतियां और सख्ती, बॉर्डर पार से आया उग्रवाद, बाहर की ताकतों का दखल और लोकल समुदायों के बीच का तनाव, ये सब मिलकर एक तबाही का चक्कर कैसे बनाते हैं। वो किसी एक को हीरो या विलेन नहीं बनाते, बल्कि दिखाते हैं कि इस खेल में आम इंसान कैसे पिसता है। वो हिंसा की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, पर उसे जायज नहीं ठहराते। किरदारों के बीच की जो समानताएं हैं या विरोधाभास हैं, वो भी कहानी को गहरा करते हैं। बिल्कुल, जैसे बुन्नी और मैक्स दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, आकर्षक हैं, लेकिन दोनों में अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने की आदत भी है। हाँ, उनका स्वार्थ, उनकी इच्छाएं एक दूसरे की परछाई जैसी हैं। इसी तरह शालीमार और इंडिया दोनों इतिहास के शिकार हैं। दोनों को ऐसी भूमिकाएं मिली जो उन्होंने चुनी नहीं। दोनों अपनी असली पहचान ढूंढ रहे हैं, हालांकि उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। ये चीजें कहानी को इंसानी लेवल पे ज्यादा गहरा बनाती हैं। और क्या कुछ खास सीन या मोमेंट्स हैं जिन्हें यादगार माना गया है? कई हैं जो अपनी सिनेमैटिक क्वालिटी और मतलब की गहराई के लिए याद रह जाते हैं, जैसे शालीमार का रस्सी पर चलकर बुन्नी के लिए प्यार का इजहार करना। हाँ, वो सीन। या गांव के वो लोक नाटक के प्रदर्शन जहां कला और जिंदगी एक हो जाते हैं। या फिर लॉस एंजलिस में मैक्स ओफिल्स की हत्या का वो ठंडा बेरहम सीन। रुश्दी ऐसे सीन बनाने में उस्ताद हैं जो दिमाग पर छप जाते हैं और कहानी की थीम को सामने लाते हैं। लेकिन कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती, तो इसकी कमजोरियां क्या बताई गई हैं विश्लेषण में? आलोचना की क्या बिंदु है? एक आलोचना जो कुछ लोग करते हैं वो है मेलोड्रामा का असर, खासकर कहानी के बाद के हिस्सों में। मेलोड्रामा? हाँ, मतलब कुछ टकराव, कुछ इमोशनल सीन इतने ज्यादा नाटकीय लगते हैं कि थोड़े बनावटी या ओवर द टॉप लग सकते हैं, जैसे असलियत पीछे छूट रही हो और ओपेरा जैसा ड्रामा हावी हो रहा हो। और जानकारी देने का बोझ, क्या वो कहानी पर भारी पड़ता है? हाँ, ये एक और बात उठाई जाती है। कश्मीर का इतिहास और राजनीति काफी पेचीदा है। हाँ। तो रुश्दी को लगता है कि पाठक को ये सब समझाना जरूरी है, इसलिए वो कभी-कभी कहानी रोककर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स समझाने लगते हैं। अच्छा। विश्लेषण मानता है कि ये जानकारी जरूरी हो सकती है, लेकिन इससे कहानी की रफ्तार धीमी हो जाती है। कभी-कभी लगता है जैसे नॉवल नहीं, हिस्ट्री की क्लास चल रही हो। नेचुरल फ्लो टूटता है। हाँ, बिल्कुल। और क्या कुछ किरदारों के चित्रण में भी कमी लगती है? मुख्य किरदार तो काफी जटिल हैं, शालीमार, बूनी, मैक्स, इंडिया। लेकिन कुछ विश्लेषण कहते हैं कि जो सहायक पात्र हैं, जैसे कुछ जासूस या फौजी अफसर या कट्टरपंथी लड़ाके, वो उतने डेवलप नहीं लगते। अच्छा। हाँ, वो कभी-कभी बस किसी खास टाइप के प्रतिनिधि लगते हैं, स्टीरियोटाइप जैसे। उनमें वो गहराई या उलझन नहीं मिलती जो मुख्य किरदारों में है। अब आते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर। जैसे हमने शुरू में कहा, ये गहरा राजनीतिक उपन्यास है, तो इसके पॉलिटिकल मैसेज को कैसे देखा गया है? हाँ, ये बिना किसी शक के राजनीतिक है, लेकिन विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि रुश्दी का जो राजनीतिक तर्क है वो कोई सीधा लेक्चर नहीं है, नहीं, बल्कि कहानी के अंजाम से सामने आता है। एक उजड़ा हुआ गांव, एक टूटा हुआ परिवार, सड़क पर पड़ी एक लाश। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए विश्लेषण और विचार बता रहे हैं, उनका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार रुश्दी सत्ता के हर केंद्र पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली हो, इस्लामाबाद हो, अमेरिकी एजेंसी हो या जिहादी ग्रुप हो, वो दिखाते हैं कि ये सब ताकतें अपने खेल में आम लोगों की जिंदगी को कैसे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमदर्दी और मानवीय गरिमा वो उन आम कश्मीरियों को देते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में सबसे ज्यादा खोया है। गांव वाले, कलाकार, प्रेमी। और उपन्यास का अंत, बिना स्पॉइलर दिए, उसके बारे में क्या कहा गया है? कैसी फीलिंग छोड़ता है वो? अंत विश्लेषण के मुताबिक कोई आसान समाधान नहीं देता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, कोई कथारसिस मतलब मन का मैल धुलने जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा। ये दिखाता है कि हिंसा और बदले का चक्कर आसानी से खत्म नहीं होता।
एक कत्ल शायद हिसाब बराबर करने की बजाय हिसाब किताब की नई और ज्यादा उलझी हुई खोजों को जन्म देता है। तो पाठक एक बेचैनी के साथ छूटता है। हाँ, बिल्कुल। पाठक को सोचने पर मजबूर करता है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, इतिहास के कर्जों के बारे में, उन जख्मों के बारे में जो शायद कभी भरते नहीं। ये एक शक्तिशाली लेकिन परेशान करने वाला अंत है। तो अगर हम इस उपन्यास को रुश्दी के पूरे काम के संदर्भ में देखें तो ये कहाँ फिट होता है? उनके बाकी बड़े कामों से कैसे अलग है या मिलता जुलता है? विश्लेषण इसे रुश्दी के लेखन में एक अहम मोड़ या पुल जैसा देखता है। पुल? हाँ, मतलब जो उनके शुरुआती उपन्यास थे जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिनका कैनवस बहुत बड़ा जादुई मिथकीय था, और जो उनके बाद के कुछ उपन्यास हैं जो ज्यादा फोकस्ड जियोपॉलिटिकल थ्रिलर जैसे हैं, ये उन दोनों के बीच कहीं हैं। अच्छा। ये द मोर्स लास्ट साई की तरह एक पारिवारिक कहानी है, लेकिन अपने सेंट्रल थीम प्यार और बदला में ज्यादा सख्त और सीधी है। और हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज जैसी चंचलता तो इसमें बिल्कुल नहीं है। शायद ये उन पाठकों के लिए ज्यादा आसान है जिन्हें रुश्दी की भाषा और कल्पना के साथ साथ एक मजबूत कहानी और राजनीतिक कमेंट्री भी चाहिए। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये किस तरह के पाठकों को पसंद आ सकता है। हाँ, विश्लेषण यही सुझाता है कि ये उन पाठकों को अपील करेगा जिन्हें ऐसे लिटरेरी नॉवल पसंद है जिनमें कहानी के साथ नैतिक वजन हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, जो लोग कश्मीर को सिर्फ अखबार की सुर्खियों से नहीं बल्कि एक इंसानी और सांस्कृतिक नजरिए से समझना चाहते हैं। और वो पाठक जिन्हें ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं जहां निजी जिंदगी की ट्रेजेडी बड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ती हैं, जहां प्यार, धोखा, बदला ये सब ग्लोबल घटनाओं के साथ चलते हैं। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हैं। शालीमार द क्लाउन एक अंधेरा, ताकतवर और हाँ, अक्सर दिल को दहलाने वाला उपन्यास है। ये निजी बदले की कहानी को एक देश की ट्रेजेडी के साथ बहुत अच्छे से जोड़ता है। जी, इसमें रुश्दी की भाषा की वो जानी पहचानी अमीरी है, कल्पना की उड़ान है, लेकिन साथ ही इस बात का एक बहुत गंभीर और बारीक विश्लेषण भी है कि कैसे प्यार नफरत बन सकता है, कैसे निजी अपमान सामूहिक हिंसा बन सकता है। हाँ। और कैसे सत्ता के सिस्टम शैतानों को जन्म देते हैं और फिर उन्हें काबू करने में नाकाम रहते हैं। हाँ, इसमें मेलोड्रामा या जानकारी के बोझ जैसी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर खासकर कश्मीर के चित्रण में और इंसानी रिश्तों की उलझनों को दिखाने में ये एक बहुत प्रभावशाली रचना है। ये किसी भी संपादकीय या न्यूज रिपोर्ट से कहीं ज्यादा गहराई देती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो स्रोतों से ही निकला है, लेकिन शायद आगे सोचने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे हमारी निजी शिकायतें, हमारी बेइज्जती, जब बड़ी राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल ताकतें उन्हें इस्तेमाल करती हैं, तो वो न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे समाज और शायद देशों की किस्मत बदल सकती हैं। हाँ, ये तो है। और ये प्रदर्शन वाला आइडिया, क्या ये सिर्फ स्टेज या आर्ट तक ही है, या आज की दुनिया में पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि जंग भी एक तरह का प्रदर्शन बन गया है? सोचने वाली बात है। और उपन्यास जो बदले के अंधीन चक्रों की तरफ इशारा करता है, शायद हमें ये सोचना चाहिए कि असल जिंदगी में और देशों के रिश्तों में भी इन विनाशकारी चक्रों को तोड़ना सच में कितना मुश्किल है और उसकी क्या कीमत होती है। बहुत जरूरी सवाल। इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।